सो हेलो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आपका पावर सिस्टम फर्स्ट जो कि आपका 5th सेमेस्टर का ये एक सब्जेक्ट है और ये वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकेंड। तो यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, यू कैन गो एंड यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। ऑलरेडी आई हैव मेड द प्लेलिस्ट एंड आप वहाँ से जाके यूनिट फर्स्ट देख सकते हैं एंड देन आफ्टर कम टू सेकेंड यूनिट जिसका कि नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस टॉपिक्स इसके यूनिट्स को कवर करने से पहले यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है। आप जब यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ते हो ना तो पावर सिस्टम के बारे में एक्चुअली यू नो कि व्हाट इज़ पावर सिस्टम। सो फॉर दैट आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि सबसे पहले आप यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ लो एंड देन यूनिट नंबर सेकंड पे आओ। देखिए, सबसे थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर पावर सिस्टम इन आवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप जानते हो कि हम पावर सबसे पहले जनरेट करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में ही बताया, पावर जनरेट करते हैं। जनरेशन के बाद मतलब हमारे घरों तक बिजली कैसे आती है, जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद आप लंबे लंबे बड़े बड़े टावर देखे होंगे, उस टावर से हमारा ट्रांसमिशन होता है पावर। जब ट्रांसमिशन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यही हम यूनिट नंबर सेकेंड में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल पावर का सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं इसी में, तो वो हमारा थर्ड यूनिट हो जाएगा। तो सेकेंड यूनिट बहुत ही, देखिए हम बता दें आपको सबसे पहले ही स्टार्ट करने से पहले, ये वन शॉट है। तो सबसे पहले वन शॉट जो होगा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 1 आवर के अप्रॉक्स होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इफ़ यू रियली वांट टू ग्रैप अ वेरी गुड नॉलेज योर एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा 1 घंटे तक वीडियो देखो। एंड चलिए हम देखिए, सबसे पहला आपका यूनिट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यू नो माय नेम इज़ नीरज वर्मा एंड आई एम, हाँ इतना तो अब प्राउडली कह सकता हूँ, आई एम फाउंडर ऑफ वायरलेस एरा। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो होता है ना, यू नो सबसे फर्स्ट थिंग थर्ड, मतलब हम सबसे पहले आपको बता दें, देख सकते हैं आपको 59 पेज का पीपीटीज है। ये मेरा थर्ड पीपीटीज है। एक एक पीपीटीज को मैंने इतना डिस्क्राइब करके इतना अच्छे से बताया है, एक एक 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बेसिकली देख सकते हो, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दिखाऊँ, सब कुछ जो भी आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से है बहुत ही अच्छे से मैंने पीपीटी बनाया है। स्किन इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, मतलब देखिए बहुत अच्छे से बनेगा। तो आप पूरा कंटिन्यू वीडियो को देखिए एंड आई एम श्योर कि मैं एक बार बता दूं सबसे पहले कि जब मैं 5th सेमेस्टर में था ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड है। इफ़ यू गो एंड चेक द प्लेलिस्ट, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया था जब मैं 5th सेमेस्टर में था। लेकिन व्हाट द डिफरेंस ऑफ दैट वीडियोज़ टू करेंट वीडियोज़, देखिए उस समय मैं एक स्टूडेंट था और जितना मेरे पास नॉलेज था उतना ही मैं डिलीवर कर पाता था। लेकिन अभी मैं सॉरी तो अभी मैं 6 सेम, मतलब अभी मैं 7 सेम में हूँ और 7 सेम में मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुका हूँ एंड ऑलरेडी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो उसका भी मैंने PYQ और कुछ मतलब वन शॉट्स जैसे गेट के भी क्रैश कोर्स हैं उसको भी मैंने कवर किया, तो वहाँ से भी मेरे को कुछ नॉलेज हुआ। तो इस बार जो है मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। तो देखिए, आप सोचेंगे कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, 3 मिनट हो गया और मैंने टॉपिक स्टार्ट तक नहीं किया। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक इंडक्शन, मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक मतलब मोटिवेशन, एक मतलब चाहिए ना एनर्जी। तो उस एनर्जी के लिए मैं आपको भी बताया कि आप मतलब कंटिन्यू रखो इस वीडियो को लास्ट तक एंड श्योर मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, उसका चॉइस ऑफ पावर जो मतलब ये आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है सब, उसके बाद हम मतलब टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हम मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। देन बंडल ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ लाइन, स्किन इफेक्ट क्या होता है, कैल्विन लॉ क्या होता है, देखिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं, बंडल कंडक्टर जो होता है इसकी लॉसेस कम होती है, इसको हम केवल और केवल हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। स्किन इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट बने कि अब हमें पढ़ना क्या है इस यूनिट में। स्किन इफेक्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, बहुत ही डिटेल में हम मतलब पढ़ेंगे। देखिए, जो ये हमारा कंडक्टर है, अगर हम इसमें AC पावर फ्लो करेंगे तो जानते हैं कि AC में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा जो मतलब करेंट होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे आ जाता है और जो बीच वाला एरिया हो तो खाली हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्किन पे हमारा जो चार्जेस का आना या करंट का फ्लो ना, इसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। स्किन इफेक्ट सेम एज इट इज़ हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी होता है, उसको कैल्विन लॉ पढ़ेंगे। कैल्विन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि एरिया ऑफ कंडक्टर कितना हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इक्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोरोना इफेक्ट।
कोरोना देखिए एक बीमारी का नाम भी था और ये कभी भी मतलब आपका साथ नहीं छोड़ेगा इफ़ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कोरोना तो इफेक्ट होना ही होना है। कोरोना इफेक्ट क्या है, जब भी हमारा वोल्टेज जो है हम एक एक्सीड लिमिट बनाते हैं 30 किलो वोल्ट। आप देखिए जरूर आप पढ़े होंगे, ये वन शॉट है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट बने। ऑब्वियसली आप जब ये पढ़ रहे हो ना तो आई श्योर कि आपने एक बार अपने कॉलेज में पढ़ा होगा जरूर से जरूर इस यूनिट्स को। देखिए 30 किलो वोल्ट एक मतलब हम एक स्टैंडर्ड वोल्टेज मतलब हमने डिसाइड कर लिया, और इसके ऊपर हमारा जब भी वोल्टेज होता है हमारा ईयर जो होता है आयोनाइज होता है। ईयर आयोनाइज होने से हमारा क्या होता है, कोरोना लॉसेज होता है। कोरोना क्या होता है, एक हमारा वायलेट कलर शो होता है, ठीक है, वायलेट कलर इमिट होता है, वायलेट कलर एज वेल एज ओजोन फॉर्मेशन एंड हिसिक नॉइज। तो इसके कारण हमारा जो होता है कंडक्टर का इफिशियंसी जो है घट जाता है, रफनेस आ जाता है कंडक्टर में। जो कंडक्टर स्मूथ होता है वो कंडक्टर जो होता है स्मूथ ना होकर वो कंडक्टर बेकार हो जाता है, उसमें पोरस हो जाता है, उसमें छिद्र हो जाता है, जिसके कारण जितना हमें कंडक्टर में मतलब पावर सब ट्रांसमिट करना उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फैक्टर क्या इफेक्ट करता है कोरोना पावर, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ लाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है एक। उसके बाद हम लास्ट में फेरेंटी इफेक्ट पढ़ेंगे। देखिए फेरेंटी के बारे में बता दूँ, लास्ट में यहाँ पे दिया है फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूँ इंटरेस्ट के लिए आपको, उसके बाद हम बहुत अच्छे से चलते हैं वन आफ्टर वन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, ठीक है, पावर। तो इसके बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंडक्टेंस हो गया। भाई ट्रांसमिशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन के बहुत ज़्यादा होंगे, हम लम्ब्ड पैरामीटर लेते हैं, मतलब छोटा सा पैरामीटर लेके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आएंगे, बीच में हमारा कैपेसिटेंस भी आएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के कारण हमारा क्या होगा कि रिसीविंग एंड या हमारा लोड है, रिसीविंग एंड पे हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो होगा बढ़ जाएगा। अगर हमने यहाँ से 5 किलो वोल्ट भेजा था तो यहाँ पे जाके 5.2 किलो वोल्ट हो जाएगा। तो ये मतलब लॉसेज एक बार सोचना चाहिए ना कि हम तो भेज रहे हैं 5 किलो वोल्ट मतलब पावर, और ये कैसे जाके बढ़ जा रहा है। तो ये केवल और केवल कैपेसिटेंस के कारण होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है आप जानते होंगे, कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करके और ये हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं, ये एक इफेक्ट होता है। देखिए ये इफेक्ट होता है, इसके कारण हमारा क्या होता है, जैसे हम पावर तो सेंड किए, जैसे हमने जनरेट किया, सब स्टेशन पे हमने भेजा। अगर मान चलो सब स्टेशन पर आप जानते हो ट्रांसफार्मर वो होता है स्टेप डाउन करता है हमारा वोल्टेज को। अगर हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है 5.5 मतलब 5.5 किलो वोल्ट है और हमारा मान चलो बढ़ के 6 किलो वोल्ट हो गया, शायद 6 नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा फेरेंटी इफेक्ट से, लेकिन अगर कुछ एक्सीड हो गया लिमिट जो हमने स्टैंडर्ड बनाया, तो हो सकता है हमारा जो इक्विपमेंट हमने लगाया है सब स्टेशन पे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एंड, तो हमारा हो सकता है कि सेंडिंग एंड से हमने वोल्टेज भेजा और रिसीविंग एंड पे जाके बढ़ गया और हमारे जो इक्विपमेंट लगे हुए उनको जला दिया। तो ये एक काइंड का हमारा ये इफेक्ट होता है फेरेंटी इफेक्ट। इसको हम कंपनसेट भी करते हैं शंट सीरीज़ मतलब रिएक्टेंस का यूज करके, सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो अभी देखिए 10 मिनट अप्रॉक्स तो हो ही गए होंगे, हाँ 8 मिनट हो गए। 8 मिनट में पूरा मैंने आपको टॉपिक का एकदम मतलब ओवरव्यू दे दिया। यही आपको पढ़ना ही है, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट या एक टीचर हमारे अकॉर्डिंग, देखिए थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट केवल लेना चाहूँगा, 1 मिनट बस लेना चाहूँगा। देखिए हमारे अकॉर्डिंग एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसा होना चाहिए कि केवल और केवल पॉइंट का नाम लिखे। देखिए मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं भी, मेरा इंटरेस्ट आप जानते होंगे हॉबी ही है टीचिंग एज वेल एज आई वांट टू स्प्रेड द नॉलेज। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि केवल और टॉपिक लिखे। जैसे आपको टॉपिक्स अगर मैं बताऊँ स्किन इफेक्ट, तो स्किन इफेक्ट अगर उसने टीचर ने लिखा ना, तो स्किन इफेक्ट के बारे में वो नोट्स ना देखिए। आप क्या मतलब क्या होता है, मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ, बहुत बेकार लगता है। हमारे टीचर्स क्या होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब हम लोग का तो लेवल यहीं तक है। तो अभी तक हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तक ही पढ़े, मतलब इससे पहले हमने डिप्लोमा भी पढ़ा, तो वो भी इससे मतलब लोअर ही था। तो हमारा क्या होता है, देखिए हमारे कॉलेज में जो भी टीचर होते हैं उनका क्या होता है, वो आएंगे अपना नोट्स, ऑब्वियसली नोट्स लेके आएंगे, और नोट्स लेके आएंगे तो वो मोस्ट ऑफ दी जो गेस्ट फैकल्टी होते हैं वो नोट्स को लिखवाने लगते हैं। भाई आप सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये जो बालक आया है मतलब इंजीनियरिंग करने, वो बालक तो अब बच नहीं गया, अब तो मैच्योर हो गया, तो अपने से नोट्स बना सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक टीचर्स को ये करना चाहिए, केवल और केवल टॉपिक लिख के टॉपिक को पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहिए। मतलब केल्विन अगर पढ़ा रहा है तो केल्विन में ऐसा एक कंसेप्ट बचे ना कि वो स्टूडेंट को फिर से मतलब सोचना पड़े या कहीं यूट्यूब पे जाना पड़े देखने के लिए, क्योंकि वो अगर टाइम दे रहा है क्लास में तो क्लास में उसको आउटपुट मिलना चाहिए ना।
ऑब्वियसली देखिए हमारे भी एक टीचर्स थे जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ाते थे, वो इतना अच्छे से कंट्रोल पढ़ाते थे कि उनको कहना नहीं पड़ता था, ऑलरेडी क्लास में जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी स्ट्रेंथ आती थी। तो इस तरह से एक टीचर्स का माइंडसेट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब ब्रांच माना जाता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ टफेस्ट तो है, इट्स नो डाउट, लेकिन हाँ टफेस्ट वो कैसे बनता है, वो स्टूडेंट एंड टीचर की कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर टीचर अच्छा पढ़ाने वाला आपको मिल गया तो वो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर सिस्टम जो है, ये मैं यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब रिव्यू दे दिया। और देखो मैंने केवल पढ़ा है और मैं कहीं पीपीटी नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं पीपीटी देख के आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इट्स माय मतलब कंपल्सन कि आपको समझ में आए। लेकिन जब मैं एक टीचर बनूंगा, मतलब मैं अब टीचर बन सकता हूँ डिप्लोमा का, मतलब मैं बीटेक करके एक डिप्लोमा को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आगे मैंने एमटेक या पीएचडी किया तो मैं आप लोग के भी टीचर बन सकता हूँ। तो उस समय मेरा यही रोल होगा, एम होगा कि केवल और केवल मुझे टॉपिक को लेके और स्टूडेंट को पूरा गो थ्रू कर दो कि उनको फिर से कहीं ना जाना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े। एनीवे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है? तो देखिए कंडक्टर, देखिए जब भी हमको पावर को ट्रांसमिट करना होता है तो रेटिंग हम बनाते हैं, करंट की रेटिंग होती है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर आपके घर में दो टाइप की वायरिंग होती है, एक जो होता है पावर वायरिंग होती है और एक जो होता है लाइट वायरिंग होती है। लाइट वायरिंग में देखिए ये हमने डिप्लोमा में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा आपको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लाइट वायरिंग हम 3 पॉइंट ऐड करते हैं और इसमें केवल और केवल 2 पॉइंट ऐड करते हैं। तो इसका रेटिंग जो होता है 800 वोल्ट होता है और इसका 1600 वोल्ट होता है आई थिंक। हाँ, तो इसमें केवल और केवल 800 वोल्ट तक ही हम रेटिंग के पावर मतलब इक्विपमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 800 तक ही होता है मुझे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो पावर मतलब लाइट वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों में कंडक्टर का डिफरेंस होता है। इसमें हम पतला कंडक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमें एरिया ज़्यादा होना पाएगा क्योंकि पावर कंडक्टर है। इट्स मीन सबसे पहले मैं बता दूं कि 11 kV पे हमारा जो वोल्टेज होता है जनरेट होता है। इसके लिए कुछ और कंडक्टर होना चाहिए, पतला भी कंडक्टर चलेगा, मतलब कंडक्टर्स के नाम भी होते हैं। आगे आप जो 5th यूनिट है उसमें कंडक्टर्स के नाम पढ़ेंगे, कंडक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी आप पढ़ेंगे। तो 11 kV के लिए हमारा केबल कुछ मतलब कंडक्टर कुछ और होना चाहिए। मतलब जो 33 kV है वो हाई रेटिंग हो जाएगा, तो कंडक्टर का एरिया साइज भी और मटेरियल भी मतलब चेंज हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम हार्ड ड्राइवन कॉपर कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें लिखा है कि इट इज़ मोस्ट यूजली, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, वोल्टेज अप टू 33 किलो वोल्ट, मतलब 33 किलो वोल्ट जहाँ हमें पावर सप्लाई करना है ना, वहाँ पे हम केवल और केवल मतलब जो हार्ड ड्रिवन कॉपर कंडक्टर उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क वेयर टैपिंग आर मोर। ये देखिए केवल और केवल जहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टैपिंग करना होता है। अब टैपिंग क्या करना होता है आप जानते होंगे, टैपिंग इन द सेंस जहाँ पे मतलब कह सकते हो कि अगर आप ग्रामीण इलाके से हो तो कटिया फंसाना कह सकते हैं, या जहाँ से हम मतलब पावर मतलब कहाँ, जैसे मान के चलो यहाँ से हमें पावर लेना, डायरेक्टली हम यहाँ से केबल यहाँ पे कनेक्ट किए और मतलब हम यहाँ से पावर लेने लगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे यूज होता है 33 किलो वोल्ट पे। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा एल्युमिनियम, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ACSR कंडक्टर यूज जो होता है हाई वोल्टेज लाइन हैविंग द लार्ज स्पैन, और इसका वेट जो होता है वो सपोर्टेड करता है। मतलब ये ACSR कंडक्टर वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। इसमें कोरोना लॉसेज एंड अदर लॉसेज भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स से बना होता है। ठीक है, तो इसमें आगे बोला है कि एल्युमिनियम एलोन कैन नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन। देखिए अगर हमें कंडक्टर, आप जानते होंगे ये टावर होता है, टावर बहुत ही लंबे लंबे स्पैन होता है, ये स्पैन लेंथ होता है इसके बीच में, ऐसा 2 टावर के बीच में। तो इसके बीच में हमें एल्युमिनियम कंडक्टर अगर हम केवल लगाएंगे तो उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है कम होती है। हमारा वायर जो है हवा या इस पर आइस मतलब बर्फ अगर जमता है ठंडी के दिन में तो टूट सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने स्टील का यूज़ किया। तो वही लिख रहा है एल्युमिनियम एलोन कैन नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग, मतलब जो स्पैन ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है कम होता है, लेकिन इसको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एल्युमिनियम के साथ स्टील का यूज करते हैं। तो ACSR कंडक्टर हो जाए। उसके बाद हम कैडमियम कॉपर कंडक्टर की बात करते हैं। कैडमियम कॉपर कंडक्टर बाय एडिंग कैडमियम टू कॉपर स्ट्रेंथ भी इंक्रीजेज 50% बट द कंडक्टिविटी डिक्रीज बाय 50%। देखिए कभी कभी क्या होता है हमें लॉसेस हो रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम लॉसेस को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है कि कॉपर में हम कैडमियम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मिक्सर बना रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि कैडमियम में कॉपर मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि 50% जो होता है टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ती है।
लेकिन हमारा 15% जो है कंडक्टिविटी घटती है। कहने का मतलब देखो, एक हमारा कॉपर का वायर है, अगर कॉपर का वायर अगर मान चलिए 5 एम्पियर की करंट जो मतलब ये मतलब इसके में हम फ्लो करा ले रहे हैं, लेकिन अगर कैडमियम कॉपर यहाँ पे कैडमियम और कॉपर दोनों को यूज़ किए तो हो सकता है 4.5 ही इसकी रेटिंग हो जाएगा, रेटिंग कम हो जाए लेकिन इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी कॉपर से। तो कैडमियम कॉपर का आपने देखा। उसके बाद स्टील कोड कॉपर कंडक्टर, इसका यूज जो होता है यहाँ पे लिखा होगा कि सराउंडेड बाय द कॉपर स्टैंडर्ड, और स्टील इसमें भी इंक्रीज़ किया जाता है हम स्टैंडर्ड मतलब टेंसिल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा मतलब टॉपिक्स हैं, केवल आप अपने से पढ़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा मैं लीव कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फास्फोरस, ब्रॉन्ज, गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर, तो इनके यूजेस बहुत अच्छे से पीपीटी में दिया हुआ है। तो इफ़ यू वांट द पीपीटी देन आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। एंड आपको फर्स्ट यूनिट का हमने नोट्स ऑलरेडी डेमो के लिए दे दिया है। एंड इफ़ यू वांट डू एवरी यूनिट नोट्स देन ऑब्वियसली यू नीड टू पे, देयर इज़ नथिंग मतलब शॉर्टकट कि आपको सभी यूनिट का पीपीटी में फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी जिससे मैं बनवाता हूँ उनको भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडक्टर हमने बताया था वो होता है हमारा बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर का यूज किस लिए करते हैं? प्रेजेंटली बंडल कंडक्टर इज यूज मोर ऑफ इट टू रिड्यूस द कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पैरेलल कंडक्टर। देख सकते हैं पैरेलल कंडक्टर से हमारे मतलब 2 या 2 से अधिक पैरेलल कंडक्टर यहाँ पे लिखा है ग्रुप टुगेदर बाय स्पेशर। ये स्पेशर होता है, देखिए स्पेस के बीच में बना रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपको। ये देखिए ये जो होता है ना, ये हमारा स्पेशर है। ये 4 कंडक्टर हैं, चारों जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, और इनको जो है मतलब दूरी एक डिस्टेंस पे स्पेस बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसको स्पेशर कहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में आप देखोगे, बहुत बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं इंडिया में हमारा 765 किलो वोल्ट सब मैक्सिमम होता है। इससे नीचे ही हम मतलब अराउंड देखिए अराउंड इससे नीचे ही हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे भी अगर करना है तो हमें स्पेशर का यूज़ करना पड़ता है, बंडल कंडक्टर। इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड द वोल्टेज ग्रेडियंट, दस हमारा जो होता है कोरोना रेड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बंडल कंडक्टर तक आपको समझाया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर हमने खत्म किया। अब स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आते हैं। देखिए स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ऑलरेडी हमने थोड़ा सा आपको बताया था, अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी 17 मिनट हुआ, 17 मिनट में आपको स्टार्टिंग के हमने 8 से 10 मिनट तो केवल और केवल मोटिवेशन एंड थोड़ा सा आपको रिव्यू दिया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में एंड पावर सिस्टम के बारे में, कि आपके इंटरेस्ट डेवलप हो। अब चलते हैं हम सबसे पहले मतलब सेकंड टॉपिक जो है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा कि व्हेन डायरेक्ट करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर। देखिए हमारा अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर यहाँ पे एक मिनट, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में अगर डीसी हम फ्लो कर रहे हैं तो डीसी में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो कोई हमारा इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि हमारा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा डीसी एक कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर its non-uniform distribution on the cross section just because of frequency here due to the current density at the surface of conductor higher than the density at the center of conductor is known as the skin effect। तो आप अपने सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा जो डेंसिटी होता है मतलब डेंसिटी ऑफ जो मतलब क्या यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑन द सरफेस मोर देन द डेंसिटी ऑन द कंडक्टर। जो किसका डेंसिटी है हमारा ड्यू टू करंट डेंसिटी। देखिए करंट की डेंसिटी आप देख रहे हो सेंटर के पास बहुत कम है और जो सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा है। ये क्यों हो रहा है? फ्रीक्वेंसी कारण, क्योंकि आप L = 2πfl जानते हो। FL फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो हमारा इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। इंडक्टेंस एक टाइप का क्या है, हमारी अपोज करता है किसी भी मतलब इंडक्टेंस जो होता है एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल = 2πfl, तो ये किसी भी मतलब चेंजेस को अपोज करता है। तो ये हमारे कंडक्टर का डेंसिटी जो होगा यहाँ पे कम हो जाएगा और हमारा जो हो जाएगा जो कंडक्टर की डेंसिटी होगा वो सरफेस के पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट आपको बहुत ही समझ में आया। देखिए हमने लिखा है क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल R = ρl/A। आप जानते होंगे अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो वही देखिए अगर जितना हम मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वही रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी यहाँ से रिलेशन बता रहे हैं। अगर एरिया बढ़ेगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो जितना एरिया बढ़ेगा वहाँ मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा।
वही यहाँ समझाने की कोशिश किया हुआ है। स्किन इफेक्ट जो होता है यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर थ्रू विच द करेंट इज रिड्यूसेस। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कंडक्टर मान चलो इतना मोटा है और केवल हमारा जो करंट है, करंट की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तो करंट के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज हो गई ना। ये तो कोई बीच वाला काम ही नहीं आ रहा है, बीच वाले में करंट डेंसिटी बहुत कम है। तो ये जब भी स्किन इफेक्ट होता है हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन होता है वो घट जाता है यहाँ पे। हेंस यहाँ पे कह सकते हैं हेंस द स्किन इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस कंडक्टर इज इंक्रीज, और इसी कारण जो होता है स्किन इफेक्ट जो होता है बढ़ जाता है। तो आई हैव आपको स्किन इफेक्ट समझ में आओ। अब आते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, देखिए व्हेन टू और मोर कंडक्टर आर नियर टू ईच अदर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटैक्ट एंड दिस रिजल्ट टू सर्कुलेटिंग करंट इनसाइड कंडक्टर इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का फिगर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में हमारा जो है करंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव, इसमें इधर करंट जा रहा है, इसमें इधर करंट जा रहा है। आप जो आपका कर्ल रूल होता है, राइट हैंड कर्ल रूल, उसे निकालेंगे तो ये अगर ऊपर की तरफ हमारा करंट का डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो हमारा जो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा जो है ये भी हमारा क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बीच वाला जो करंट हो रहा है यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाता है, और जो हमारा मतलब इनके बीच में देख सकते हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनके कारण यहाँ पे मतलब कट होने लगता है प्लस का। इसके कारण जो होता है हमारा लॉसेस में क्रिएट करने लगते हैं, यहाँ पे हीट डेवलप होने लगता है, और यही कारण है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लिखा है ना, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। When two or more conductor देखें ना near to each other and magnetic field intact to each other, the circulating current inside the conductor effect is known as proximity effect. Circulating current flow होगा, और due to proximity effect the current in each conductor redistributed and flow of conductor which further from the मतलब other conductor। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा करंट फ्लो होना चाहिए मान लो ऐसे दोनों में, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन के कारण इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का वो थोड़ा सा डाइवर्टेड हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेज होता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है ये लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और दिस इफेक्ट रिजल्ट इन अपरेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसके कारण रेजिस्टेंस जो होता है हमारा अपरेंट रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज होता है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, हमने बहुत ही अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश किया, मतलब हम अपना पूरा बेहतर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हम अभी भी एक स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर का, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट 1 and 1 अगेन आई एम टेलिंग। तो जितना अच्छे से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, हो सकता है इन फ्यूचर क्या मैं पूरा अपनी डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं PSUs के लिए एलिजिबल हुआ तो वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, आपके पास कितना डीप नॉलेज है ये देखा जाता है। तो सबसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पावर सिस्टम से बनते हैं, क्योंकि आप जब जो भी PSUs का नाम जानते होंगे, जैसे NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गील हो गया, व्हील हो गया, सील हो गया, पावर ग्रिड हो गया, वहाँ पे केवल और केवल काम पावर का ट्रांसमिशन के लिए है। तो जितना अच्छे से आप पावर सिस्टम पढ़ोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ। देखिए कोई डायरेक्शन देने के लिए जल्दी मिलता नहीं है, अगर कोई डायरेक्शन दे रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप चाहते हो नहीं एक्सेप्ट करना तो इट्स अप टू यू, बट मेरा काम है कि मैं अगर आपको कुछ अच्छा दे सकता हूँ जो मेरे को किसी ने नहीं दिया, तो मैं आपको ऑब्वियसली वो चीज़ें मैं गाइड करना चाहता हूँ। मीन्स वेयर एवर आई हैड डिड मिस्टेक आई डोंट वांट कि बीइंग माय जूनियर आई एम योर सीनियर कि मैं वो चीज़ें ना बताऊँ जो मैंने जहाँ से प्रॉब्लम फेस किया, और थोड़ा सा मुझे वो चीज़ें आपको ज़रूर बतानी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंसेस बाय द फॉलोइंग। जैसे मैंने बताया साइज ऑफ कंडक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। इस चारों के कारण हमारा जो होता है जो स्किन इफेक्ट जो होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी स्टूडेंट हु आर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना भी चाहिए, कोरोना इफेक्ट इन पावर ट्रांसमिशन। कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से और डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। तो कोरोना इफेक्ट क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ वायलेट ग्लो। देखिए हमने बताया ना, फेनोमेना ऑफ वायलेट ग्लो हिसिंग नाउ प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन एन ओवर ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड कोरोना। तो कोरोना क्या होता है, देखिए हमने बताया कि हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज होता है। क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज हम थोड़ा सा यहाँ समझा रहे हैं अभी। क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव वोल्टेज क्या होता है, CDV कह सकते हैं। क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटिव एक वोल्टेज होता है, हम एक वोल्टेज स्टैंडर्ड हम मानते हैं 33 किलो वोल्ट पीक और 21.1 किलो वोल्ट RMS होता है, ठीक है। इसको आप √2 से डिवाइड कर दोगे तो RMS वैल्यू आ जाएगी 21.1। तो इससे
जब भी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्सीड होगी थोड़ा सा भी, तो हमारा एयर आयोनाइज होगा। और जैसे ही एयर आयोनाइज होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लू कलर का वायलेट लाइट है, ये जो होगा इमिट होगा और एक हिसिंग साउंड, मतलब ऑब्वियसली अब पावर ट्रांसमिशन लाइन के नीचे सब गए होंगे, तो जब बारिश का दिन होता है या जब मतलब कोहरे का दिन होता है, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे ये मतलब ऐसे स्पार्क्स निकलते हैं ऐसे, मतलब वायलेट कलर के, और हिसिंग साउंड, एक नॉइज़ आता है और वहाँ पे ओजोन गैस क्रिएट होता है, जिसके कारण जो होता है, जबकि ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर में हो सकता है ये मतलब डायरेक्ट मतलब हम अगर कोरोना लॉसेस हिसिंग साउंड और मतलब ये स्पार्क डेवलप, जैसे हीट डेवलप होगा, हीट से हमारा क्या होगा, इन कंडक्टर के बीच में स्पोर बन जाए, इनसे छिद्र बन जाएंगे, और जो कंडक्टिविटी है जो हमारी मतलब कंडक्टर जिस रेटिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो जो होगा लॉसेस हो जाएगा। तो ये कोरोना इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पे सब कुछ बताया है कि व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट potential difference is applied across the conductor whose spacing is losses in comparison of diameter the atmosphere around the मतलब एटमॉस्फेयर के अराउंड जो है हमारा एयर है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा, जिसके कारण क्या होगा, अभी हमने बताया कि हमारा स्पार्क ओवर वोल्टेज, यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, एट लो वोल्टेज देयर इज नो चेंजेस इन कंडक्टर। देखिए 33 किलो वोल्ट से अगर कम है हमारा वोल्टेज की मतलब रेशियो या मतलब कह सकते हैं लिमिट, तो कोरोना इफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजेज अराइव व्हेन द कंटिन्यूअस ग्लो ऑफ, मतलब जैसे ही हमारा 33 किलो वोल्ट जो हमारा वोल्टेज एक्सीड करेगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमारा क्या होगा, ग्लो एक मतलब हमारा ग्लो दिखाई देगा, हिसिंग साउंड आएगा और स्पार्क ओवर जो होगा स्पार्क दिखेगा, और यही जो होगा हमारे इंसुलेशन को डैमेज करेगा, और जिसके कारण हमारी जो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कोरोना को बहुत ही अच्छे से हमने समझाने की कोशिश किया, कोरोना का फिगर भी दिया। अब वही चीज़ हम जो हमने अब बताया था ना, 30 किलो वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, व्हेन द वोल्टेज ग्रेडियंट रीच अबाउट 30 किलो वोल्ट, तो उसके बाद क्या होता है, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, डिस लोड जो हो जाते हैं, और हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के मतलब एयर को आयोनाइज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, ये मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होने लगते हैं, मतलब जब भी हमारा एयर आयोनाइज होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो होता है मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और कोरोना जो होगा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोरोना की थ्योरी भी आपको समझाया। अब जो आता है VC मतलब विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज यहाँ पे जिसपे हमारा जो कोरोना है अकर हो जाए। विजुअल क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज इज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच द ग्लो अपीयर, मतलब जो अभी हमने बताया था कि हिसिंग साउंड एज वेल एज वायलेट कलर ग्लो, तो ये ग्लो कब होगा, केवल और केवल एक मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जिसका वैल्यू जो होता है V = G0 मतलब M0 और लॉग में D/R होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको हम क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड वोल्टेज, क्रिटिकल मतलब विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे ये याद करना पड़ेगा, देखिए फिर से थोड़ा जूम करके मैं बताता हूँ, ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या गेट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे G0 जो होता है एयर डेंसिटी फैक्टर, जिसको कि डेल्टा से हम डिनोट करते हैं, G जो होता है हमारा MV जो होता है मतलब ये जो होता है स्मूथनेस फैक्टर होता है, R जो होता है रेडियस होता है, ये डायमीटर होता है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दे सकता हूँ। MV जो है यहाँ पे मैं बताया रफनेस फैक्टर होता है, हमारा जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका रफनेस फैक्टर क्या होता है, M0 की वैल्यू जो होती है, अगर हमारा कंडक्टर अच्छा है तो 1 होती है, अगर ख़राब है तो 1 से कम होती है, ठीक है। ये स्मूथनेस फैक्टर हो गया। एज वेल एज हम आगे अब बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। तो कोरोना के एडवांटेज भी होते हैं। देखिए सबसे पहला एडवांटेज जो है, रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट व्हेन कोरोना इफेक्ट इंक्रीजेज द विजुअल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण हमारा जो एयर के मतलब पास कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट बिटवीन द कंडक्टर जो होगा रिड्यूस होगा। देखिए थोड़ा सा इसको मैं आपको मतलब गो थ्रू कर देता हूँ थोड़ा। देखिए क्या होता है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। इसमें कोरोना अकर होगा तो हमने बताया कि आसपास के जो होंगे एयर आयोनाइज हो गए, एयर जब आयोनाइज होंगे तो ये कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, तो जिसके कारण हमारा इफेक्टिव डायमीटर जो होगा बढ़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस था वो जो है कम हो जाएगा। ये हमारा एडवांटेज होता है कोरोना का। कोरोना का डिसएडवांटेज ज़्यादा है लेकिन एडवांटेज कम है, तो इसलिए हम इसको डिसएडवांटेज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे बताया कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिएंट, जब कोरोना इफेक्ट अकर होता है तो हमारा ट्रांजिएंट जो होता है लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्जेज जो होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। आगे हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज इज मोर ऑफ कोरोना लाइक एनर्जी लॉसेज, जब भी कोरोना अकर होगा हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होगा,
ओजोन प्रोडक्शन होगा। ओजोन के कारण क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर होता है वो क्रोड हो जाएगा, जंग लग जाएगा और नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जब भी कोरोना ऑकर होगा हमारा हार्मोनिक्स डेवलप होने लगेगा। हार्मोनिक्स डेवलप होने के कारण हमारा जो परफॉर्मेंस और जो इंटरफेरेंस है कम्युनिकेशन लाइन में वो क्रिएट होने लगा, जिसके कारण ये क्या होगा, नॉन साइनसोइडल वोल्टेज ड्रॉप होगा। लाइन इंसुलेशन डैमेज, कोरोना के कारण हमारा क्या होता है, लाइन का जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है, तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे देखिए ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, यहाँ पे फिगर भी ऐड कर रहा हूँ। जब ये पीपीटी बनता है ना बहुत टाइम लगता है। मैं अपने तरह से वन ऑफ द बेस्ट पीपीटीज एंड कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। भले ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। जिस दिन स्मार्ट बोर्ड आ गया और जब मेरे मतलब मैं फेस वाला वीडियो बनाने लगा, मैं और भी ज़्यादा कंटेंट को मतलब क्या कर सकता हूँ, स्केल अप कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास रिसोर्सेज की लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज का लिमिटेशन होते हुए मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट देने की अपने तरह से कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले फिगर्स में आपको बता दूँ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। आप देख सकते हो, आप अपने खेतों में गाँव में देखे होंगे कि ऐसे बड़े बड़े मतलब बहुत लंबे लंबे टावर होते हैं, जिसके ऊपर हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, मतलब क्या होता है ट्रांसमिट, मतलब हम देखे होंगे कि इससे हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, देखिए इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले हम मतलब इसको कैटेगराइज किए हैं। सबसे छोटा मतलब ये यहाँ पे दिया है 45 kVA, 66 kVA, 66, 110, 32, जैसे जैसे हमारा देखिए क्या कैसे मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा चला जाएगा वीडियोज़ के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उसमें हम वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू करंट की वैल्यू। ये आप तो जानते ही होंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप P = V × I cos φ जानते होंगे। जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन को मतलब इरेक्ट करते हैं तो हमारा मेन काम होता है पावर फैक्टर को यूनिटी मेंटेन करके रखना, क्योंकि यूनिटी से अगर जहाँ भी कम या ज़्यादा हुआ, हमारा पावर फैक्टर अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो हमारा जो पावर ट्रांसमिशन है बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ जाएगा। इसको हम अगर 1 रखते हैं तो V जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा करंट का हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर करंट की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा लेना है और करंट को कम लेना है। अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा लोगे करंट को कम लोगे, देखिए करंट को कम लोगे तो हमारा क्या होगा, H = आप जानते होगे I² RT होता है, ठीक है। तो अगर हमारा I² की वैल्यू कम है तो हीट कम डेवलप होगा, जिससे कि हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वोल्टेज आप ज़्यादा मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा लोगे तो करंट कम होगा, अगर करंट ज़्यादा लोगे तो हीट हमारा ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन हमारा ज़्यादा वोल्टेज लेने का एक ही डिसएडवांटेज है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज लोगे उतना ज़्यादा हमें जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड इंसुलेटर मतलब ग्राउंड से जो क्लियरेंस है, मतलब इसको कहते हैं, जैसे देखिए हमारा ये सबसे छोटा 45, तो इसका जो पोल है कम है, 66 का थोड़ा बड़ा, 33 132 का और बड़ा, ये 220 का और बड़ा। तो ये हमारा ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब ये हमारा धरती है, ग्राउंड है, और ये हमारा जो कंडक्टर है, इनके बीच में हम कितना क्लियरेंस करें, कितना हम गैप रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जो होता है इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर आप देखिए, आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कि आप 220 वोल्ट की मतलब 220 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के अगर आप 5 मतलब कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर नीचे भी रहोगे तो आपको कैच कर लेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, ये कैच कर लेगा। तो यही मतलब हमारा इफेक्ट ना करे हमारे ह्यूमन्स लाइफ को, इसलिए इसको हम बहुत ऊपर ही हम ट्रांसमिट करते हैं, इरेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ अवर ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, यहाँ हमने बताया है। ट्रांसमिशन लाइन इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन जनरेटिंग सब स्टेशन टू वेरियस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। और ये जो होता है वेव ऑफ वोल्टेज करंट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हमारा ट्रांसमिट करता है। तो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हमने बहुत अच्छे समझाया। अब क्लासीफाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके गेट कह सकते हैं, या मतलब आपके सेमेस्टर एज वेल एज मतलब यहाँ से मेन आपका टॉपिक्स जो होता है आपका पावर सिस्टम फर्स्ट का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो होता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है, और लास्ट में अंडरग्राउंड केबल अभी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है 80 किलोमीटर तक हम जो ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैटेगराइज किए हैं। 80 से 160 80 से 160 किलोमीटर के रेंज में जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 160 किलोमीटर से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, इट्स नॉन एज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल से हम क्या करते हैं, शहरों में जो पॉपुलेटेड एरिया है
इसको केवल और केवल डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हम यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन में तो नहीं आएगा, लेकिन आ गया यहाँ पे तो आपके टॉपिक में दे दिया तो बताते हो। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हम इसका यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड केबल को अंडरग्राउंड कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो ओवरहेड होता है, ये जो हमारा देखिए, ये जो पावर हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये ओवरहेड मतलब ओवर जो कंडक्टर जो हो रहा है वो ओवर ऊपर हमारा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर धरती के अंदर यहाँ मान के ड्रिंच कर दिए, मतलब गड्ढा खोद के, और इसमें अगर आप अंडरग्राउंड केबल करते हैं, उसे हम अंडरग्राउंड केबल कहते हैं, तो उससे भी हम ट्रांसमिट करते हैं पावर को, इससे भी हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड केबल, मतलब ट्रांसमिट भी कह सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, आगे हम वन बाई वन ओवरहेड लाइन, और ओवरहेड लाइन क्या होता है अभी हमने आपको बताया कि ओवरहेड लाइन इज स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट करना विद द हेल्प ऑफ पोल्स, ऊपर जो हमारा केबल होता है उसको ओवरहेड कहते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंडक्टर सस्पेंडेड बाई पोल, जैसे बताया ना पोल से, तो ये हमारा ओवरहेड होता है। ठीक है, आगे अब स्टार्ट होता है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आगे मैंने बताया, इसमें जो वोल्टेज का रेटिंग होता है वो 20 किलो वोल्ट तक होता है, और इसका डिस्टेंस जो होता है याद रखना 80 किलोमीटर तक होता है। इसमें जो होता है देखिए, कैपेसिटेंस विल बी निगलेक्टेड। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसका वोल्टेज होता है 20 किलो वोल्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन 100 किलो वोल्ट से कम होता है, तो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसका जो लेंथ होता है वो 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के बीच में अगर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसमें कैपेसिटेंस जो होता है सिग्निफिकेंट होता है, अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा सा बस हो गया। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा 100 किलो वोल्ट से पावर जो है ज़्यादा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और इसके डिस्टेंस जो होता है 150 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, और इसमें कैपेसिटेंस को इसमें भी कंसिडर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे, कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि एडवांटेज क्या है, चीपर इंस्टॉल मेंटेनेंस। अगर हाई वोल्टेज पर करें तो चीपर होगा, हमने ऑलरेडी बताया कि वोल्टेज अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारा करंट कम होगा, लॉसेस कम होगा, तो ये चीपर होता है। क्विक टू फिक्स एनीवेयर फॉल्ट डेवलप एंड हैव टू ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होता है ज़्यादा होता है अगर हम ज़्यादा वोल्टेज लें। अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर ज़्यादा वोल्टेज पर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट कंडीशन या टेम्परेचर विंड को क्या करता है अफेक्टेड बाई, एंड जो थंडर वार्ड में ओवरहेड की बात करें कि ओवरहेड में हम अगर क्या करेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इफेक्ट करते हैं तो इन्वायरमेंटल कंडीशन से इफेक्ट होता होगा। इसलिए बारिश आता है तो क्या होता है, हमें बंद करना पड़ता है बिजली को, क्योंकि इस पर लाइटनिंग ना हो जाए, लाइटनिंग हो जाएगा तो पूरा जला देगा। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। नॉट वेरी सेफ इन डेंस पॉपुलेटेड सिटी, हमने बताया ना जहाँ भी पॉपुलेटेड सिटी होता है वहाँ पे हम अंडरग्राउंड केबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे देखे होंगे, सबसे पहले शॉर्ट में हमने लिखा है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों भाई, देखो समझाते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो है ये 80 किलो वोल्ट है, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन क्या है, 80 किलोमीटर से जो ज़्यादा है ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में है, और 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर से जो ज़्यादा है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन में है। तो देखिए जो शॉर्ट ट्रांसमिशन होता है उसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आता है उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को भी यूज़ करते हैं। इसमें भी हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को भी कंसिडर करते हैं। याद रखना कि मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस जो होता है वो कंसिडर किया जाता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटर को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो फेरेंटी इफेक्ट बता दो किस में होगा, फेरेंटी केवल और केवल लॉन्ग में और मीडियम में ही हो सकता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कभी फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कैपेसिटेंस आने के कारण होता है, और कैपेसिटेंस केवल और केवल हमारा शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही आ रहा है। ठीक है, तो आगे हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब आगे चलते हैं अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के बारे में हमने बताया था कि ये केवल और केवल रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरहेड लाइन है, और इसका यूज जो होता है हम किस लिए करते हैं कि हमारा थंडर बम हो रहा है, स्नो मतलब बर्फ़ गिर रहा है, पॉपुलेटेड सिटी में इसका यूज़ करते हैं जस्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कट ना करना पड़े, और हमारा जो बारिश हो या कोई भी मौसम हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब कंडक्शन है वो कंटिन्यू रहे। तो अंडरग्राउंड केबल का आपने देखा। अब आगे चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वही लिखा होगा यार। एडवांटेज क्या है अंडरग्राउंड का कि लो मतलब चेंज इन डेवलप वोल्टेज कम होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट कंडीशन पे कोई इसका मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और मोर सेफर देन ओवरहेड लाइन। एज वेल डिसएडवांटेज बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड, क्योंकि ओवरहेड में देखिए केवल और केवल हम मतलब केवल और केवल हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं, कोई इंसुलेशन नहीं होता है, नंगा वायर होता है कह सकते हैं। अंडरग्राउंड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंसुलेशन नहीं हो जाता है, इंसुलेशन का कारण बहुत ही मतलब ये इफेक्टिव कॉस्ट हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। अगर मान के चलो 1 किलोमीटर हमें बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर अगर हमें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन अगर बिछाने में अगर मान के चलो 1000 रुपया आ रहा है, 1000 रुपया मतलब 1 के हमारा मतलब आ रहा है, तो 1 किलोमीटर अगर हम अंडरग्राउंड केबल को
मतलब हम क्या करते हैं, बिछाते हैं या कह सकते हैं इरेक्ट करते हैं, तो इसमें 4000 हमारा रेट आ जाएगा। अब देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसको बहुत ही कम प्रीफर करते हैं। और ये जो होता है केवल और केवल हमारे इसमें मेंटेनेंस जो कॉस्ट आता है, मतलब इसमें देखिए अंडरग्राउंड में तो फॉल्ट कम होगा क्योंकि इसका कोई बाहरी इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जो होगा फॉल्ट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसमें फॉल्ट आया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट को डिटेक्ट करना, लेकिन ओवरहेड में बहुत ईजिली हम फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अब आते हैं केल्विन लॉ। केल्विन लॉ क्या होता है, अनदर टॉपिक। केल्विन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केल्विन लॉ क्या होता है। केल्विन लॉ ऑलरेडी मैंने बताया था कि मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर दैट फॉर विच द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मिनिमम, मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम है, इसके लिए हम इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर कितना रखें, इसी को हम केल्विन लॉ कहते हैं। अब केल्विन लॉ में दो हमारा डेरिवेशन करने के लिए दो हम चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ते हैं, फिक्स एंड स्टैंडिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट में क्या आता है, फिक्स कॉस्ट में आता है कि द फिक्स कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑन द कॉस्ट लेबर। जैसे एक बार हम ट्रांसमिशन लाइन इरेक्ट कर रहे हैं तो लेबर कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, और अदर जो इक्विपमेंट का कॉस्ट क्या होगा वो हमने फिक्स कॉस्ट में रखा। लेकिन रनिंग कॉस्ट में क्या होगा, रनिंग कॉस्ट में पावर आएगा। जैसे जब हमारा पावर का डिमांड ज़्यादा है तो हम पावर ज़्यादा मतलब लेंगे, अगर पावर की डिमांड कम है तो हम अपने मतलब जो भी हमारा रिसीविंग एंड है वहाँ पे पावर कम लेंगे। तो ये हमारा रनिंग कॉस्ट है, इट्स नॉट फिक्स, इसको फिक्स कर ही नहीं सकते, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो यहीं पे लिखा होगा कि यहाँ पे द रनिंग जो चार्ज होता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वेस्टेज ड्यू टू लॉसेज, लॉसेज होता है ऑपरेशन में, इसके कारण हमारा रनिंग कॉस्ट में जो होता है इंक्रीज होता है। बट द कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे लिख रहा है कि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वेस्टेज इन द लाइन गवर्न बाय द साइज ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर से ही क्या होता है लॉसेज। जैसे हमने बताया था ना, आप जानते होंगे कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो यही हमारा जो केल्विन लॉ होता है, एक ऐसा लॉ होता है जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कंडक्टर का एरिया कितना हम रखें कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए इन ट्रांसमिशन लाइन। इसको देखिए सबसे पहले हम मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल और डिफरेंशिएशन कॉस्ट को C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हमने हमने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, C2 को एनुअल कॉस्ट जो है डिफरेंशिएशन उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के लिए लेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा C1 इक्वल टू K1A, C2 इक्वल टू K2A। ये आपको मतलब देखिए जब आपने रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकाला तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो K1A आया, दूसरा K2A आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करने के लिए मतलब ये जो हमारा इकोनॉमिकली साइज़ निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जो टोटल हमारा कंडक्टर है, टोटल कंडक्टर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एरिया के रिस्पेक्ट में। जब आप मतलब इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करोगे तो K1 की वैल्यू K2 की वैल्यू आएगी। और यहाँ से जब भी C1 बराबर C2 आ जाएगा और एरिया निकालना है तो K2 अपन K1 की मतलब बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से यही कंसिडर हुआ कि जब हमारा फिक्स चार्ज होगा, फिक्स चार्ज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हमारा रनिंग चार्ज के बराबर होगा तब भी हमारा मैक्सिमम जो है हम पावर को ट्रांसमिट कर पाएंगे। फिक्स चार्ज जो होता है वो रनिंग चार्ज के बराबर जब होगा C1 इक्वल टू C2 तभी हम मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। और एरिया क्या होगा यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब इस पर 3 टिक लगा लो, आपका गेट एग्जाम पॉइंट या आपके जो सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट है, इसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हमने कंसिडर नहीं किया, लेकिन आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हो तो मैं अभी गेट के PYQs अपलोड डायरेक्टली PYQs मैं सॉल्व करता हूँ, वो अपलोड करता हूँ। तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बता दिया न्यूमेरिकल अगर देखना चाहते हो न्यूमेरिकल यू कैन गो थ्रू मेड इजी बुक, यू कैन गो थ्रू PW बुक्स, देयर आर सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल फॉर गेट। और योर सेमेस्टर में क्वांटम है, क्वांटम से आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, या बुक भी आप दे सकते हो अगर आपकी लाइब्रेरी में है। तो यहाँ से एडवांटेज क्या होता है, लो चेंजेस ऑफ डेवलपिंग फॉल्ट। केल्विन लॉ से हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता ओवरहेड लाइन से, ये मतलब एडवांटेज इसका नहीं है, ओवरहेड का मतलब इसका आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से केल्विन लॉ का हमारा ग्राफ बनता है। देखो ये हमारा कॉस्ट होता है, सबसे पहले ये हमारा एनुअल C1 जो है एनुअल कंडक्टर, ये जो C2 आ गया, देखिए ये हमारा C2 जो हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो C1 हमने निकाला। C2 जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का था, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये रेक्टेंगुलर पैराबोला, जहाँ दोनों कट करते हैं, जैसे जब हमें एरिया निकालना होगा, एक्चुअल में एरिया निकालना होगा तो वो क्या आता है, अंडर रूट K2 बाई K1
आया था ना अभी। और जो अब हमें मतलब C1 इक्वल टू C2 निकालना है, तो C1 इक्वल टू C2 कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे जहाँ कट कर रहा है। तो ये पॉइंट पे हमारा कंडक्टर का एरिया जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, यही जो होगा पॉइंट, इस पे हमारा जो होगा मिनिमम कॉस्ट आएगा। मिनिमम कॉस्ट हमारा कंडक्टर का मतलब हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एरिया रखे कि मिनिमम कॉस्ट आएगा। तो यहाँ से केल्विन लॉ बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, अगर लिमिटेशन दिया हो तो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, लिमिटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके से हम मिनिमम तो एरिया ऑफ कंडक्टर हम फाइंड कर ले, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। टोटल एनर्जी लॉसेस हम कभी भी एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मतलब केल्विन लॉ। तो केल्विन लॉ एक कह सकते हैं कि जस्ट यहाँ पे लिखा है ड्यू टू डिफरेंस इन द लोड फैक्टर एंड अदर कंडीशन, बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इससे हम टोटल लॉसेस फाइंड आउट कर पाएँ। आगे हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिफिकल्ट, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी डिफिकल्ट होता है। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ये भी हम इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर नॉट बी सुटेबल टू कैरी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करेंट ड्यू टू द थर्मल हीटिंग। मतलब केवल ये और केवल कह सकते हैं कि एनालिटिकल मेथड कह सकते हैं, मतलब केवल और केवल हम एक आइडिया लगा सकते हैं केल्विन लॉ से कि हमारा जो साइज़ ऑफ कंडक्टर है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया केल्विन लॉ क्या होता है। केल्विन लॉ के बाद देखिए 45 मिनट हो गया। 45 मिनट में अभी केवल 38 नंबर पीपीटी बचा है, मतलब 20 पीपीटी बचा है। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए डेरिवेशन आएगा। डेरिवेशन पॉइंट को हम थोड़ा सा मतलब उतना मतलब अच्छे से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसको बताने के लिए मतलब डेरिवेशन करके नहीं बताया जा सकता, डेरिवेशन करना पड़ता है, उसके लिए स्मार्ट बोर्ड चाहिए। तो डेरिवेशन का ऑलरेडी हमने पीपीटी बहुत अच्छे शानदार से बनाया, केवल आपको समझा देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। तो अब आता है हमारा नॉमिनल टी जो होता है, टी ट्रांसमिशन लाइन ABCD कांस्टेंट। देखिए जो ABCD पैरामीटर होता है, जब भी आप पढ़े होंगे नेटवर्क, आई थिंक नेटवर्क इससे पहले पढ़ ही लिए होंगे, हाँ 4th सेमेस्टर में नेटवर्क पढ़ लिए होंगे। तो नेटवर्क में ABCD पैरामीटर को हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कहते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर क्या होता है, VS IS इक्वल टू AVR प्लस BVR। यहाँ से मैट्रिक्स बनाते थे ना मेरे भाई, इतना तो याद होगा ही कि यहाँ मैट्रिक्स बनाते थे, ये ऐसे होता था, ये ऐसे होता था मैट्रिक्स में। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। आपके कारण मेरा भी रिवाइजन हो जाता है, इससे बहुत ही मेरे को हेल्प होता है। आपको हेल्प कर रहा हूँ, इट्स नो डाउट। मेरे को एक रिलैक्स और मुझे प्लेजर मिलता है आपको हेल्प करने के बाद, और मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होता है, मुझे और प्लेजर मिलता है। तो VS IS इक्वल टू क्या होता है, ये छोटे ब्रैकेट में मतलब हमने लिखते हैं, यहाँ पे ABCD होता है, ABCD। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है IR, और नहीं यहाँ पे VR आता है, और यहाँ पे -IR आता है। तो ये हमारा ABCD पैरामीटर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ABCD पैरामीटर। ये ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अभी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमने बताया था, कैपेसिटेंस हम कंसिडर नहीं करते हैं। जब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हैं, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में दो टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक टी पैरामीटर और एक टी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक पाई ट्रांसमिशन लाइन। टी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, यहाँ पे टी स्ट्रक्चर होता है और पाई में पाई की तरह होता है। तो चलिए 1 बाई 1 हम समझते हैं और इसका पैरामीटर को हम फाइंड करते हैं। ये हमारा टी पैरामीटर देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया। ये बहुत ही लंबा ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर में हमने छोटा सा लम्ब्ड पैरामीटर लेके हमने बताया ये हमारा ये सेंडिंग एंड का हो गया, ये रिसीविंग एंड का। तो इनके बीच में एक कैपेसिटेंस आया, तो इसको हम टी नॉमिनल मेथड या टी नॉमिनल टी मेथड कहते हैं, ठीक है। ये टी इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसमें हम ABCD पैरामीटर लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण हमारा वोल्टेज जो होगा लैग होगा। जब लैग होगा तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको समझा देते हैं। अगर हम यहाँ समझा दिए तो आप डेरिवेशन कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, ठीक है। वोल्टेज को रेफरेंस लेने के बाद हमारा जो करंट होगा, रिसीविंग एंड का करंट, वो क्या होगा, लैग करेगा। तो यहाँ से मतलब हमारा लैग करेगा, तो ये इसके पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक और हम मतलब IR जो है वो मतलब ड्रा करेंगे। उसके बाद हमारा रिसीविंग एंड पे रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, ये फिर से हमारा क्या होगा, हमारा मतलब 90 डिग्री हमारा जो करंट है उसे लैग करेगा। 90 डिग्री मैंने बनाया, ये दोनों को हम जब मिलाएंगे तो ये हमारी जो होगी टोटल वैल्यू आ जाएगी। फिर से हमारा ये रिसीविंग एंड हो गया, फिर सेंडिंग एंड पे हम करेंगे, सेंडिंग एंड पे भी ऐसे ही रेजिस्टेंस हमारा इसके पैरेलल हो जाएगा जो है इसका पैरेलल, और फिर से ये 90 डिग्री हमारा इंडक्टेंस के कारण मतलब
हम ये लाइक बना देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो हमारा टोटल जो है मतलब वी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने वी एस वी आर कैसे निकाला आपको समझा। उसके बाद यही जो है फ्रॉम फिगर वी सी इक्वल टू जो हो वी आर प्लस जेड बाई टू आई आर। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि इसको लिख के समझाना बहुत ही अच्छे से, जब भी मैं भी पढ़ रहा था 5th सेमेस्टर में, लिख के ही समझाता। तो जब आप जस्ट केवीएल केसीएल का यूज़ करके आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको लास्ट में मैं बता देता हूँ। ऐसे जब इक्वेट करोगे, देखो मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है समझाने के लिए। कम से कम इसको देखिए, नॉमिनल टी मेथड और पाई मेथड को समझाने के लिए कम से कम 20 से 40 मिनट चाहिए, और हमको 40 से 50 मिनट पूरा आपको ओवरव्यू देना होता है वन शॉट का। तो अगर आप लोगों का एटलीस्ट 10 कमेंट आया कि आपको नॉमिनल टी मेथड और पाई मेथड नहीं समझ में आता है, तब मैं कॉपी पे लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर इससे कम आता है तो आई नो कि आप लोग एक्टिव नहीं हो। अगर एक्टिव नहीं हो तो मैं भी उतना एक्टिव नहीं हो, क्योंकि ये थ्योरी मेरे से गेट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला 10+ कमेंट आता है तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में नॉमिनल टी पाई मेथड के जो कह सकते हैं डेरिवेशन में समझाने की कोशिश करूँगा। तो लास्टली जब आप सॉल्व करोगे तो जो ट्रांसफ़र मैट्रिक्स बनेगा हमारा नॉमिनल टी मेथड का, वो ऐसे बनता है 1 + YZ। मतलब ये एडमिटेंस होता है, ये मीडियंस होता है Z/2, फिर से Z इंटू 1 + YZ/4, और यहाँ पे Y आता है, और ये हमारा जो है मतलब ABCD पैरामीटर का ट्रांसफ़र मैट्रिक्स बन जाता है। और इसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। गेट में न्यूमेरिकल आता है, और जब न्यूमेरिकल आता है केवल और केवल इसी का यूज़ करके न्यूमेरिकल आता है। तो हमें डेरिवेशन का कोई रोल नहीं होता है। डेरिवेशन हाँ आपके एग्जाम में एक एग्जाम में ज़रूर आता है, 7 नंबर में भी आ सकता है। आप देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर खोल के, क्वांटम में हर टाइम्स आपको पूछता है, एक जरूर पूछेगा, या तो नॉमिनल टी मेथड पूछेगा, पाई मेथड पूछेगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का आपसे डेरिवेशन जरूर से जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ज़रूर इसको मतलब पढ़ के जाओ अच्छे से, इसको हल्के में मत लो। उसके बाद हम नॉमिनल पाई मेथड की बात करते हैं। नॉमिनल पाई मेथड में ABCD पैरामीटर निकालने के लिए वही सबसे पहले ABCD पैरामीटर लिखा। अब यहाँ पे जो आता है देखिए, यहाँ पे नॉमिनल पाई मेथड, ये देख सकते हो, ये पाई की तरह हो गया ना, इसका जो फिगर हो गया पाई की तरह। इसमें जो होता है इंड पे हम क्या कहते हैं, रिसीविंग इंड और सेंडिंग इंड पे हम कैपेसिटेंस कंसिडर करते हैं, और ये कैपेसिटेंस कंसिडर करते हैं। तो इधर हमारा जो होगा ये आर, मतलब इसको आर इंटू ये क्या होगा, इसको Y/2 एडमिटेंस हम कर लेंगे, एडमिटेंस Y/2 कर लेंगे मतलब कैपेसिटेंस को, और ये हमारा सेंडिंग इंड हो गया और रिसीविंग इंड हो गया। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम वोल्टेज को क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे। इससे हमारा जो होगा ये हमारा करंट जो होगा लाइक करेगा इंडक्टेंस के कारण। उसके बाद मतलब हम यहाँ से ही हम बना लेंगे, ये इंडक्टेंस हो गया 90 डिग्री हमारा लाइक करेगा। उसके बाद फिर ये हमारा टोटल VS आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो होगा देखिए, कैपेसिटेंस के कारण यहाँ पे लीड कर रहा है हमारा जो वोल्टेज है ना, रेफरेंस वोल्टेज लिया, रेफरेंस वोल्टेज से करंट जो होगा वो कैपेसिटेंस C1 के कारण इधर होगा, C2 के कारण इधर होगा। जब आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब समझ में आएगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी बोला, आपके कमेंट आएंगे, मैं कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस लिया, कैपेसिटेंस के कारण हमारा करंट लीड करेगा। तो यहाँ पे लीड किया और लीड किया, तो फाइनली इसको भी डिराइव करने के लिए हम KVL KCL के यूज़ करके ये डेरिवेशन एटलीस्ट हम फाइंड करेंगे। और जैसे डेरिवेशन फाइंड करेंगे तो हमें ट्रांसफर देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन बहुत ईजी होता है। केवल और केवल आप ये जो है ना हमारा फेजर डायग्राम में जैसा दिया हुआ है, इसी को देखते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमारा फाइनली जो होगा ट्रांसफर एडमिटेंस मैट्रिक्स जो होगा वो आ जाएगा हमारा पाई मॉडल के लिए। पाई मॉडल के लिए 1 + Z/2 + Z इंटू Y इंटू 1 + Z/4, और ये आ जाएगा 1 + Y/2। तो देखिए यहाँ पे याद करने के लिए क्या होता है, A जो होता है D के बराबर होता है, और B जो होता है C के थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो याद कर लेंगे। इस पर गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, बहुत जल्दी 2023-24 में ही क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। ठीक है, अब इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है, इफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट अपन इनपुट। अब जानते हो कि इफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर होता है। तो यहाँ से हमने इफिशिएंसी मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने इफिशिएंसी निकाला, इफिशिएंसी निकालने के बाद अब जो आता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो होता है 160 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो हम इनके बीच में जो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमारा मतलब इसमें हाइपरबोलिक भी आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे डेरिवेशन इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ डेरिवेशन करने के लिए ये जो पॉइंट्स होता है इसको हम कंसिडर करते हैं, और इसको मतलब आप देख लेना डेरिवेशन में क्या ही बताऊँ, मैंने एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये डेरिवेशन देख लेना, डेरिवेशन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, नेगेटिव पॉइंट में ज़रूर आता है, ज़रूर से ज़रूर आता है। तो ये आप देख लेना, इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 2 घंटा से अधिक लग जाएगा। तो ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें फाइनली ये देख सकते हैं, ये हमारा फाइनली हम E = D निकालते हैं, जो हम निकालेंगे अगर मान के चलिए ABCD पैरामीटर। तो A = cos गामा L आएगा, यहाँ पे भी हमारा cos गामा L आ जाएगा।
यहाँ पे हमारा B इक्वल टू जेड सी साइन गामा एल आ जाएगा, और ये 1/ZC साइन गामा एल आ जाएगा। तो इस तरह से हम ABCD पैरामीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालते हैं। और लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे जो होता है फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट ऑलरेडी हमने समझाया, थोड़ा सा यहाँ पे भी समझा देते हैं। देखिए फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, वही होगा कि जब हम क्या करते हैं, मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं। मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन क्यों लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है हमारा, जैसे ये इंडक्टेंस कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सेंडिंग एंड हो गया, रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कब आएगा, जब हमारा केवल मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन हो। और फेरेंटी इफेक्ट कब होगा, केवल और केवल लाइट लोड या हमारा रिसीविंग एंड पे नो लोड कंडीशन में। हमारा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड फेनोमेना एक होता है जिसमें कि हमारा वोल्टेज जो होता है राइज हो जाता है, वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है एट द रिसीविंग एंड। मतलब ये क्या होता है, रिसीविंग एंड पे लाइट लोड एंड नो लोड पे हमारा जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है बढ़ जाता है, इसको हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। फेरेंटी इफेक्ट हमने आपको समझाया। द चार्जिंग करंट के कारण, चार्जिंग करंट प्रोड्यूस इन द वोल्टेज ड्रॉप इन द सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, दिस वोल्टेज ड्रॉप इन द फेज जो होता है अपोजिशन रिसीविंग एंड, एंड हेंस द सेंडिंग एंड वोल्टेज बिकम स्मॉलर देन द रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज जो होता है कम हो जाता है रिसीविंग एंड से। और इसको यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज राइज, 1/2 ऑफ द टोटल लाइन कैपेसिटेंस विल बी एज्यूम टू कंसंट्रेटेड एट रिसीविंग एंड। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वोल्टेज का, तो हम क्या करेंगे, राइज कितना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखा है ना कि टोटल लाइन कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस जो देखिए कैपेसिटेंस अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, एक मिनट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखिए यहाँ पे भी कैपेसिटेंस था, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस था। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो लाइन कैपेसिटेंस को हम रिसीविंग एंड पे कंसंट्रेट करके और इसको हम जो कितना राइज वोल्टेज को हम कंसिडर मतलब फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, हमारा ये सेंडिंग एंड है, रिसीविंग एंड है, इसके बीच में कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस के कारण हमारा क्या होगा, चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट के कारण हमारा क्या हुआ, रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो है बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, देखो ये हम फेजर के लिए वोल्टेज को कंसिडर किए, हमारा आईसी करंट हो जाएगा, भाई लीड करेगा ना, करंट तो ऑब्वियसली लीड करेगा। अगर यही हमारा इंडक्टेंस होता तो हमारा करंट जो है लैग करता, लेकिन यहाँ पे इसका रोल है क्योंकि कैपेसिटेंस आ रहा है। कैपेसिटेंस आने के कारण क्या होगा, ये हमारा ICR आ जाएगा, मतलब इसके 90 डिग्री ये हमारा क्या आ जाएगा, ये IC है ना, तो इसके पैरेलल में IR आ जाएगा। IR इससे 90 डिग्री हमारा क्या होगा, IXL होगा। एक्सेल भी है ना यहाँ पे, एक्सेल लॉन्ग एक्सेल 90 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये हमारा ये टोटल IZC आ गया, और यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस इतना आ गया, मतलब ये वैल्यू जो होगा सेंडिंग एंड। यहाँ समझना है, हमने रिसीविंग में वोल्टेज इतना लिया था, लेकिन हमारा सेंडिंग में तो इतना ही है, समझ रहे हो। सेंडिंग में 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ तो 6 वोल्ट हो गया। कैसे भाई, वोल्ट मतलब वोल्ट में नहीं होता है, किलो वोल्ट में होगा, ये हम समझा रहे हैं। हमने सेंडिंग में तो 5 किलो वोल्ट भेजा, लेकिन यहाँ पर रिसीविंग में हमें 6 मिल रहा है। कैसे, केवल और केवल एक कैपेसिटेंस आने के कारण। तो यहाँ से अभी आप समझ सकते हैं, हमने समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, हमने बताया था कि हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस कंसीडर ही नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा कोई भी फेरेंटी इफेक्ट नहीं होगा। फॉर लॉन्ग एंड EHV हाई एक्स्ट्रा वोल्टेज में केवल और केवल हमारा जो होता है चार्जिंग करंट कारण हमारा जो होता है, हम मतलब इसमें क्या करते हैं, फेरेंटी इफेक्ट होता है। और यहाँ पे लिखा है कि द लाइन अंडर नो लोड कंडीशन केवल होता है, और इसको मतलब अंडर नो लोड और मतलब लाइट लोड पे हमारा फेरेंटी इफेक्ट होता है। केवल और केवल ये हम मतलब फेरेंटी इफेक्ट देखते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेकंड यूनिट है बहुत ही एनर्जी लगा, लेकिन हाँ आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया। तो अगर आपको यूनिट नंबर सेकंड समझ में आया तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अपने कॉलेज में ज़रूर शेयर करो कि ताकि सबको नॉलेज स्प्रेड हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। व्यूज़ तो देखिए कहना तो नहीं चाहिए, व्यूज़ तो हमेशा देखो आप, पॉपुलर वीडियो 12 के 11 के 10 के तक गया, लेकिन हमारे अभी चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।